हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है आइलैंड सीरीज़ का पार्ट 4। तो इसे शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो नीचे कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो बिना पहला पार्ट देखे आपको ये स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे हमने पार्ट 2 को छोड़ा था, जहाँ पे हमने रूबिका को देखा था जो अभी भी वही शॉप पर जख्मी हालत में पड़ी हुई है, लेकिन उसके साथ वालों का कुछ पता नहीं है। वो वहाँ से बाहर आने लगती है, लेकिन अभी एक क्रोकोडाइल जिंदा है, वो मरा नहीं था। और रूबिका को उसे देखकर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने चाकू से उसे मार डालती है। यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है 4 साल बाद। हम ट्रेसी नाम की न्यू शेरिफ को देखते हैं, क्योंकि एंड्रू जो कि पार्ट 2 में था उसने इस टाउन को शेरिफ की जॉब छोड़ दी थी। हम रूबिका को भी देखते हैं जिसने फिश और एनिमल डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया था। इनके साथ एक डेनिस नाम का साइंटिस्ट भी मौजूद है जो इन दोनों के साथ इस लेक में आया है एक क्रोकोडाइल को पकड़ने के लिए, ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके। कुछ देर बाद वो लेक में कुछ मांस के टुकड़े फेंकते और उन्हें देखकर और उन्हें स्मेल करके क्रोकोडाइल पानी के ऊपरी सतह पर आ जाता और फिर रूबिका उसे मार कर बेहोश कर देती है और अपनी बोट पर रख लेती है। वहीं हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है रायन। ये असल में इंजीनियर है जो इस टाउन में रहता है। अब वो लोग उसे अपनी जीप में रख लेते हैं। इधर ट्रेसी और उसके साथी वो क्रोकोडाइल को अपनी जीप में रख लेते हैं और वहां से बाहर आने लगते हैं। लेकिन तभी रूबिका देखती है कि उसके पीछे एक जायंट क्रोकोडाइल पड़ा हुआ है जो किसी भी वक्त उन पर हमला कर सकता है। अब वो फौरन गेट की तरफ आती है जिस पर अब फेंसिंग लग चुकी है, जिसे ओपन करने में थोड़ा समय लगेगा। पर रूबिका उस क्रोकोडाइल को थोड़ा इधर उधर डाइवर्ट करती है ताकि वो फेंसिंग खुल सके और फाइनली वो उस गेट को पार कर पाती है और खुद की जान बचा लेती है। सो गाइस, अभी तक जो भी हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे इस लेक के क्रोकोडाइल ने इस जगह पर आतंक मचाया था, और उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने इस एरिया को फेंस कर दिया है जिसका केबल पे 24 घंटे करंट दौड़ता है ताकि कोई भी इंसान अंदर ना जा सके। अब उसी दौरान डेनिस कहता है कि यहाँ पे रहने वाले क्रोकोडाइल नॉर्मली 11 फीट के होते हैं, लेकिन जो ये हमारे पीछे पड़ा हुआ था उसका साइज बहुत ही जायंट था, जो कि इम्पॉसिबल है। आखिर ये आया कहाँ से, और यही चीज़ हमें पता लगानी होगी। लेकिन रूबिका आप किसी को भी अंदर ना जाने की सलाह देती है क्योंकि ये खतरे से भरा हुआ है। उधर हम मैक्स नाम के लड़के को देखते हैं जो असल में रायन का बेटा है, जो यहाँ पे वायर्स का काम संभालता है अपने डैड के साथ। लेकिन उसकी रायन से कुछ खास नहीं बनती क्योंकि उसकी मॉम का उनसे डिवोर्स हो चुका है, वो उनसे ज़्यादा अटैच नहीं है। दूसरी ओर ट्रेसी है जो अपनी बेटी क्लोई के साथ एक पार्टी में थी जहाँ पे हम उसे स्कूल के दोस्त आते हैं, जिनसे उसे पता चलता है कि उसके स्कूल वाले उन्हें एक पिकनिक स्पॉट लेकर जा, जो असल में एक लेक के किनारे है। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि क्लोई वहाँ जाने को तैयार नहीं है, तो ट्रेसी उसे समझाती है कि उसे वहां जाना चाहिए, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, दोस्तों के साथ एंजॉय करने को, तो वो हाँ कर देती है। वही दूसरी तरफ डेनिस कुछ लोगों को लेकर फेंसिंग के उस पार जाने का ट्राई करता है, क्योंकि जब से उसने जायंट क्रोकोडाइल को देखा है तभी से वो उसे पकड़ने की फिराक में है। वो उस पर रिसर्च करना चाहता है, तो मैक्स उसे चुपके से उन लोगों को लेकर दूसरी तरफ चला जाता है। अब लगता है कि इनकी मौत नजदीक है। इधर टाउन के सारे लोग ट्रेसी के ऊपर चिल्ला रहे थे ताकि वो फेंस को हटा दे। उनका कहना था कि ये चीज़ उनके टाउन को हॉरर बनाती है और उन्हें लेक में जाने से रोकती है। लेकिन तभी रूबिका उनसे कहती है कि आपने शायद इस लेक में रह रहे क्रोकोडाइल को ना तो देखा है और ना ही उनका सामना किया है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को झेल चुकी हूँ सालों पहले, जिसमें मैंने अपने बहुत से करीबी लोगों को खोया है। तो आप लोग से गुजारिश है कि ऐसी कोई भी ऐसी अपील दोबारा ना करे। अब वहाँ से बाहर निकलते टाइम रायन ट्रेसी को डिनर पर चलने के लिए कहता है, क्योंकि ये दोनों सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और ट्रेसी कहती है कि आज उसके क्लोई के साथ प्लान्स है, इसलिए वो नहीं आ सकती। लेकिन रायन जिद करने लगता है तो उसे शाम तक अपडेट देने को कहती है। सीन शिफ्ट होता है डेनिस के साथ वाले लोगों में, जिन्हें अपने सामने एक भूखा क्रोकोडाइल दिख जाता है जो अपने शिकार को खा रहा था। अब ये सभी उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, पर एक भी गोली उस पर असर नहीं करती, क्योंकि इन्हें शायद ये पता नहीं है कि इस लेक में रहने वाले क्रोकोडाइल आम तरह के क्रोकोडाइल नहीं है, बल्कि ये हाइब्रिड है। तो अब वो उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। अब सभी लोग इधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन एक आदमी उस क्रोकोडाइल के कब्जे में आ जाता है, पर वो उसे लड़ने की कोशिश करता है, जिसके दौरान वो जाकर वायर से टच हो जाता है और वहीं मारा जाता है। अब उस रात क्लोई उस बस में बैठ जाती है जिसमें वो और उसके दोस्त पिकनिक पर जाने वाले थे। उसके जाने के बाद ट्रेसी और रायन अपने डिनर में बिजी हो जाते हैं। वहीं मैक्स को फेंस के उस पार से कुछ आवाजें आती है, जैसे कि कोई चीज चीख रही उसे बुला रही हो। वो फौरन उस पार जाकर चेक करता है, पर यहाँ वो यही भूल कर देता है, क्योंकि तभी कोई चीज आकर उसे घसीटते हुए ले जाती है, जिसे वो गेट भी वैसे ही खुला रह जाता है। मतलब अब क्रोकोडाइल आराम से सिटी के अंदर भी घुस सकते हैं। कुछ समय के बाद हम बस ड्राइवर को देखते हैं जो बस
बस चलाने पे कम और फोन में सनी लियोनी को देखने में ज्यादा बिजी था। और यहाँ वो गलती से दूसरा टर्न ले लेता है और अब वो फेंस के अंदर घुस जाता है। कुछ देर बाद वो खुद के सामने लेक देखता है तो उसे लगता है कि शायद ये वही लेक है जहाँ पे इन्हें पिकनिक करना है, और बस को वहीं रोक देता है और सबको उतरने को कह देता है। देखा आपने एक लापरवाही का नतीजा, इसलिए कहते हैं कि डोंट यूज फोन व्हाइल ड्राइविंग। अब इनके साथ क्या होगा ये तो हमें आगे पता चलेगा। अब वो सभी दोस्त उस रात बॉनफायर करते हैं और लेक किनारे खूब एंजॉय करते हैं। क्लोई को वहाँ एक लड़का भी पसंद आता है, लेकिन वो उसे बात करने से डर रही थी। वहीं वो बस ड्राइवर किनारे पर फ्रेश हो रहा था कि तभी पानी से कोई चीज आती है और उसे खींचते हुए ले जाती है। अब ये पानी में मजे करेगा सनी लियोनी के साथ, यानी कि सबसे पहला नंबर इसका ही था, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ फंस चुके हैं। अगले दिन सब लोग सोकर उठते हैं तो उनके पास उनका कोच आता है जो उनसे बस ड्राइवर के बारे में पूछता है, पर सबका कहना था कि उन्होंने उसे कहीं देखा ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर ट्रेसी के पास एक राउंड अप शेरिफ का कॉल आता है जो उसे बताता है कि कल रात 7:30 बजे से फेंस का गेट खुला हुआ है और तब से मैक्स भी गायब है। इसी दौरान रूबिका को थोड़ी दूर पर खून दिखता है जो ज्यादा पुराना तो नहीं था, और उसे देखकर सारे लोग अंदर घुस जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि क्या कोई मुसीबत में तो नहीं है। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आज शायद कई लोगों की जान जाने वाली है। उधर लेक किनारे क्लोई और उसके दोस्त जेट स्काई करने में बिजी हो जाते हैं, लेकिन वो उनसे दूर जंगल में घूमने चली जाती है जहां पे उसे मैक्स गिरा हुआ मिलता है, यानी कि वो अभी भी जिंदा था। अभी उसने खुद की जान बचाने के लिए रात से पेड़ पर चढ़ा हुआ था। वो दोनों एक दूसरे को जानते थे क्योंकि ट्रेसी ने उसे मैक्स से मिलवाया था। अब वो क्लोई से कहता है कि हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा, ये जगह खतरे से भरी हुई है। क्लोई अपने चारों तरफ देखती है तो उसे कुछ बोट्स दिखाई देते हैं और तब जाकर उसे समझ आता है कि वो गलत लेक पर आ गई है। वहीं दूसरी तरफ क्लोई के दोस्त जेट स्काई करने में बिजी होते हैं और तभी एक लड़का पानी में गिर जाता है, जिसके बाद उसकी पूरी बॉडी पर बेबी क्रोकोडाइल चिपक जाते हैं और एक एक करके उसे खाने लगते हैं। वो चिल्लाता है लेकिन उसके दोस्त बहुत आगे निकल चुके थे, इसलिए उसकी कोई भी आवाज सुन नहीं पाते। इधर ट्रेसी और उनके साथियों को एक मरा हुआ क्रोकोडाइल दिखता है जिसने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ खाया था, जिसे चेक करने के लिए रैन उसके पेट में चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इसने तो अपना ही बच्चा खा लिया है, जिसे देखकर रूबिका कहती है कि ये शायद फेंस की वजह से हुआ हो, बहुत दिनों से इन्हें कोई मिला नहीं होगा, तो उन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए अपने बच्चों को खाना शुरू कर दिया। वहां लेक के किनारे सब लोग खाना खा रहे होते हैं कि तभी कोई चीज आकर एक लड़की को पानी में घसीटते हुए ले जाती है, जिसे देखकर वहां भगदड़ मच जाती है। जिसके बाद क्या होना था, वो क्रोकोडाइल पानी से बाहर आ जाता और एक एक करके वहां बचे जितने भी लोग थे उन्हें खाना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ खुश नसीब होते हैं जो बस में जाकर बैठ जाते हैं, जिनमें कोच, जियो और 2 लड़कियां थी। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो वो लोग धीरे धीरे करके जंगल की ओर आ जाते हैं, जहाँ पे कोइंसिडेंटली मैक्स और क्लोई मिल जाते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि हम लोग गलत लेक पर आ गए। ये असल में वही लेक है जिसके आसपास फेंसिंग लगाई गई थी। अब इसके बाद क्लोई जूली से उसका फोन मांगती है ताकि वो अपनी मॉम को इस बारे में बता सके, लेकिन सभी का सारा सामान वही कैंप के पास ही छूट गया था। तो जियो कहता है कि हमें वापस से कैंप पर चलना चाहिए, लेकिन क्लोई मना कर देती है क्योंकि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। तब मैक्स बोलता है कि हमें फेंस की तरफ चलना चाहिए, पर वहां पे करंट दौड़ रहे हैं, इसलिए हम क्लाइंब करके तो नहीं जा सकते, लेकिन हम उनके गेट की तरफ चल सकते हैं। यहाँ की फेंसिंग के बारे में मैक्स को अच्छे से पता था, इसलिए वो सबको साउथ की साइड में चलने को कहता है। उधर ट्रेसी और इसके साथ वाले लोग उसी लेक के किनारे पहुंच जाते हैं जहां पे ये लोग पिकनिक मना रहे थे। वहां जाके उन्हें वही बस मिलती है जो कि अब व्हाइट से रेड हो चुकी थी। उसके साथ साथ उन्हें बहुत सी स्टूडेंट की लाशें भी मिलती है, जिसे देखकर ट्रेसी समझ जाती है कि ये असल में उसकी बेटी के स्कूल के बच्चे हैं। तो वो फौरन क्लोई को कॉल लगाती है और वो फोन वहीं रिंग करते हुए मिलता है। अभी देखकर वो गुस्से में आ जाती है और ठान लेती है कि वो इन सारे क्रोकोडाइल को मार कर ही दम लेगी। यहाँ क्लोई और उसके साथियों को डेनिस और उन लोगों का कैंप दिखता है, जिसके आसपास एक क्रोकोडाइल भी मिलता है जो कि एक आदमी की लाश को खा रहा था। ये देखकर सब लोग भागने लगते हैं, लेकिन तभी ब्रिटनी का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जो कि उन्हीं हंटर ने लगाया था। वो लटक जाती है और यहाँ एक क्रोकोडाइल आकर सीधा उसके मुंह को ही खा जाता है। इधर दूसरी तरफ क्लोई जाकर एक गड्ढे में गिर जाती है जिसमें एक लाश भी थी, पर इसके अलावा भी वहां कोई और मौजूद था और वो था क्रोकोडाइल। वो क्लोई को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर सही मौके पर मैक्स वहां पहुंच जाता है और उसके ऊपर पत्थर मारकर उसका ध्यान अपनी तरफ करता है। इसी चीज का फायदा उठाकर क्लोई उस आदमी की बंदूक से उसे मारकर बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ हम डेनिस को जख्मी हालत में एक किनारे पर बैठा हुआ देखते हैं। भी वहां से ट्रेसी और उसके साथी बोट लेकर गुजरते हैं, तो वो लोग उसे यहाँ आने की वजह पूछते हैं तो वो बताता है कि वो ये जानना चाहता था कि असल में ये क्रोकोडाइल अपनी लिमिट से कैसे बड़े हो गए हैं, इसलिए वो चुपके से यहाँ पर आ गया।
वो लोग उसकी मरहम पट्टी करते हैं। इधर क्लोई और उसके साथ वाले लोग फंसे हुए थे उस जगह से। जब वो क्रोकोडाइल चला जाता है तो कोच ब्रेटनी के बिना सर वाली लाश को नीचे उतारते हैं, जिसे देखकर जियो वहीं उल्टिया कर देता है। पर क्लोई अभी भी नीचे गड्ढे में फंसी हुई थी और तभी उसे फोन रिंग होने की आवाज आती है, जो असल में उस बेहोश हुए क्रोकोडाइल के मुंह से आ रही थी। क्या पता ये उसी का फोन है जिसको इसने खाया हो। पर इस समय तो क्लोई को बस फोन की जरूरत थी, तो वो बड़ी ही हिम्मत करके उसके मुंह से फोन निकालती है और उसकी जान अटकी हुई थी। फाइनली वो उसे निकाल लेती है और सबसे पहला कॉल ट्रेसी को लगाती है और बताती है कि वो लोग फेंस के इस पार फंसे हुए हैं और अब वो नॉर्थ वाले गेट की तरफ जा रहे हैं। और तभी अचानक से ट्रेसी की बोट पर एक क्रोकोडाइल हमला कर देता है, जिससे कि सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। लेकिन उन्हें स्विम करना आता था, इसके लिए वो बचकर बाहर आ जाते हैं। एक पुलिसमैन अभी भी पानी में ही था, जिस वजह से वो उसका शिकार बन जाता है। लेकिन इसी दौरान बस के नीचे से एक और क्रोकोडाइल डेनिस को भी पकड़ लेता है। ट्रेसी बहुत कोशिश करती है उसे बचाने की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती और वो भी मारा जाता है। वहीं क्लोई अभी भी उस गड्ढे में थी, लेकिन तभी मैक्स आकर नीचे एक रस्सी फेंकता है, जिसे पकड़कर वो ऊपर आने लगती है। पर इतनी आसानी से कहाँ। उस क्रोकोडाइल को होश आ चुका था, वो पागलों की तरह उस पर हमला करना शुरू कर देता। लेकिन सही समय पर मैक्स रस्सी ऊपर खींच लेता है, जिससे कि वो बच जाती है। अब ये सभी लोग इसी उम्मीद में वहां बैठे रहते हैं कि शायद उन्हें कोई बचाने आएगा। तभी मैक्स को एक बोट की चाबी मिलती है, जिससे उन्हें एक और उम्मीद मिलती है यहाँ से बाहर निकलने की। लेकिन पहले तो उन्हें इस बोट को ढूंढना होगा, तो वो लेक के साइड साइड चलने लगते हैं और उन्हें कुछ ही दूरी पर एक बोट मिल जाती है। पर उसमें पहले से जिमी नाम का आदमी बैठा था। उससे कहता है कि मेरे पास चाबी नहीं है और ना ही मैं पानी में आ सकता हूँ, क्योंकि मेरा पैर में चोट लगी है। इसलिए मैक्स अपनी जान हथेली पर रखकर पानी में कूदता है और जाकर उसे बोट की कीज देता है। उसके बाद सब लोग एक एक करके बोट पर आ जाते हैं, लेकिन कोच नहीं आते, क्योंकि उन्हें पानी से डर लगता है। तो वो ऊपर एक लकड़ी लेने जाते हैं, जिसकी मदद से वो उस बोट तक पहुंच सके। लेकिन तभी एक क्रोकोडाइल आकर उन्हें बीच से पकड़ लेता और यहाँ वो भी मारे जाते हैं। सब लोग उन्हें देखते रहते हैं, पर कोई भी कुछ कर नहीं पाता। वहाँ रूबिका कुछ हंटर्स को लेकर अपने साथ लेक की तरफ निकल जाती है, ताकि वो उन क्रोकोडाइल्स को मार सके। लेकिन यहाँ जिमी उस लेक के बाहर निकलने के बजाय उस बोट को एंड्रियो के पुराने घर के साइड में लगा देता है। जब जी उससे इसकी वजह पूछता है, तो वो उस पर ही बंदूक तान देता और चुपचाप उनके साथ चलने को कहता है, क्योंकि उसका एक अधूरा काम है जिसे ही पूरा करने वो यहाँ पर आया है। इसके बाद वो उन लोगों को उसी घर में बंद कर देता है और खुद बाहर जाकर किसी चीज को ढूंढने में लग जाता है। और वो चीज होती है उन क्रोकोडाइल के अंडे, जिन्हें वो बैग में भर लेता है। वेल, यही वो अधूरा काम था। लेकिन वहीं एंड्रयू के घर के अंदर क्लिंटन को एक रूम में एक इंसान और जानवरों की हड्डियां मिलती है, जिसे देखकर वो फौरन और लोगों को बुलाती है। पर तब तक उस कमरे से एक क्रोकोडाइल बाहर आ जाता है और तुरंत ही उसे पकड़कर खींचने लगता है। पर सही मौके पर क्लोई एक रॉड से उस पर वार करती है, जिससे कि वो उसे छोड़ देता है और वो उसकी जान बचा लेती है। उधर रूबिका को एंड्रयू के घर के साइड में जिमी की बोट दिखती है, तो वो लोग भी वहीं रुक जाते हैं और भागते हुए घर के पास जाकर उन्हें क्लोई के साथ वाले सारे लोग मिल जाते हैं। अब ट्रेसी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश थी, पर इसी दौरान पानी में हम एक क्रोकोडाइल को देखते हैं, जो अभी तक का सबसे बड़ा था। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ थी कि उसे जंजीर से बांध कर रखा गया था। इसी दौरान वहाँ जिमी आ जाता है, जिसका पूरा नाम सुन के रूबिका उसे पहचान लेती है। तो दोस्तों, आपने पार्ट 2 में क्रॉन को तो देखा होगा। जिमी असल में उसका कजिन है और उसके जाने के बाद उसने इस जगह के सारे क्रोकोडाइल को खाना खिलाकर बड़ा किया। अब इसके आगे वो लोग और कुछ कर पाते कि तब तक जिमी मैक्स को बंदूक की नोक पर बंदी बना लेता है और सबसे कहता है कि उसे तभी छोड़ेगा जब वो उसे यहाँ से जिंदा जाने देगा। लेकिन इसी बीच वो बंधा हुआ क्रोकोडाइल पानी से बाहर आने लगता है, तो सब लोग उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उसकी जंजीर टूट जाती है और अब वो आजाद था। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागना शुरू करते हैं। जियो अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अब मैक्स उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो मारा जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर रायन जिमी को मार कर बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ क्लोई, ट्रेसी, रूबिका और उसकी दोस्त सभी भागते हुए नॉर्थ गेट पर आ चुके थे, लेकिन उनके पीछे दूसरा क्रोकोडाइल पड़ा हुआ था। तो रूबिका उसके सामने बंदूक लेकर खड़ी हो जाती है और जैसे ही वो करीब आता है वो साइड हट जाती है, जिससे वो जाकर फेंस से टकरा जाता है और करंट से मारा जाता है, जिससे सबकी जान बच जाती है। और सबसे पहले क्लोई जाकर अपनी मॉम के गले लगती है। लेकिन वहीं रूबिका को इस बात का अंदाजा था कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे यहाँ पर क्रोकोडाइल भरे पड़े हैं, जब जब उसकी जरूरत पड़ेगी वो यहाँ पर उनकी मदद करने जरूर आएगी। वहीं दूसरी ओर हम जिमी को देखते हैं, जिसे कि अब होश आ चुका है,
लेकिन उसके पास जो भी अंडे थे वो सब फूट चुके थे और ऐसा होते हुए एक फीमेल क्रोकोडाइल उसे देख लेती है, जिसके बाद क्या होना था वो आपको पता चल ही गया होगा। वही हम देखते हैं कि जो भी लोग फेंस के करीब थे उन्हें बचा लिया जाता है। इस बात से सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। कहानी के आखिर में हम एक लड़की को लेक के किनारे जॉगिंग करते हुए देखते हैं, जिसके रेडियो में बताया जा रहा था कि अब लेक प्लेसिड में एक भी क्रोकोडाइल नहीं है, तो आप सभी वहां जाकर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन तभी ये क्रोकोडाइल आकर उसे खा लेता है, यानी कि ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। आपको क्या लगता है कि क्या रूबिका और इसके साथ वाले लोग इन्हें कभी पूरे तरीके से ख़त्म कर पाएंगे? गाइस, अगर आपको देखना है 5वां पार्ट तो जल्दी से 500 कमेंट पूरा कर दीजिए। चैनल बनाएं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर फटाफट करिए, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।